हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDX GS गुरु में। दोस्तों, हम विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं। उसमें एक नया चैप्टर शुरू करेंगे आज, जलमंडल। जलमंडल है ना। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। आप एग्जाम के लिए तो पढ़ रहे हो तो बेस्ट ही है ही। उसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे जो प्लानेट है पृथ्वी, उस पर जल कितना है, पृथ्वी कितनी है, और वो जल भी है तो किस तरह से डिवाइड किया गया है, उसको बंटवारा किस तरह से है, और हमारे पास पीने लायक पानी कितना है, और हम उसको कैसे बर्बाद कर रहे हैं, उसको कैसे बचाया जाना चाहिए, है ना। उसको बचाने की कैसी ज़रूरत है, ये सब के बारे में आज देखेंगे। चलो तो शुरू करते हैं। पृथ्वी के 30%, मतलब टोटल परसेंट, कोई भी चीज़ 100% होती है, तो 30% भाग पर स्थल मंडल है, यानी लैंड मास है, और 70% पर जल है। देखो कितना जल है ना। अब देखना, जब इसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाऊंगा तो लगेगा अरे कुछ नहीं है पानी तो। 70% पानी है, 30% ही लैंड मास है, लेकिन पीने लायक बहुत कम है, यानी कि 2/3 भाग पर हमारे पास जल है। अच्छा, सर्वाधिक भाग कहाँ पे है? महासागरों में। खारा जल है सर्वाधिक, कहाँ है? महासागरों में। चलो देखेंगे उसको भी। पहले प्रमुख महासागर देख लेते हैं कौन कौन से हैं। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा। देखो बड़े से छोटा लगाया है मैंने, 4 मुख्य हैं। आर्कटिक की भी बोलते हैं, पांचवा बोलो तो, लेकिन 4 ये मुख्य महासागर हैं। कौन सा? प्रशांत महासागर। दूसरे नंबर पे आता है अटलांटिक महासागर। तीसरे पे आता है हिंद महासागर। चौथे पे अंटार्कटिक अंटार्कटिक महासागर। अगर पांचवा बोलते हैं तो आर्कटिक बोल लो, ठीक है। महासागरीय नितल में स्थल से भी ज़्यादा उच्चावच संबंधी विविधता पाई जाती है। मतलब जो महासागरों के नीचे जो है ना, जो स्तरों पर विविधता पाती है ना, कहीं पहाड़ है, कहीं गड्ढे हैं, कहीं तालाब हैं, इस तरह की नीचे भी है, कहीं मैदान है, इस तरह से नीचे भी है। क्या क्या है दिखाएंगे, चलो है। अच्छा, ये जो है, देखो उच्चावच वक्र कैसे बना हुआ देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, ये देखो, जैसे ये हमारा यहाँ पे ज़मीन हो गई, तो ये हमारे पर्वत हो गई, चोटी जो पर्वत। उसके बाद आता है मग्न तट। मग्न तट वहाँ जहाँ मतलब थोड़ा थोड़ा पानी होता है ना। उसके बाद आता है ढाल, मग्न ढाल। ढाल या मग्न ढाल बोलते हैं, मतलब जहाँ से पानी थोड़ा सा गहरा होना स्टार्ट हो जाता है, ढलान बनता है। फिर आते हैं मैदान, नीचे भी मैदान है। फिर विशाल मैदान आते हैं, सबसे बड़े यही होते हैं। और फिर आते हैं क्या, गुयाट। गुयाट मतलब क्या होता है? जिनका तल जो है ना, देखो एक तो होता है कटक, जो चोटी जैसी आकृति होती है ना। कटक चोटी जैसी आकृति होती है, और गुयाट होते हैं इसी तरह के रिज होते हैं, लेकिन क्या है, ऊपर से सपाट होते हैं। और फिर होती है गर्त, ट्रेंच। ट्रेंच आती है, मतलब पहले सबसे पहले मग्न तट, फिर मग्न ढाल, फिर मैदान या गुयाट को मतलब, फिर कटक, ये इसको भी मतलब, ये तो छोटे पार्ट हैं, और गर्त सबसे लास्ट में गर्त होती है, ठीक है। इस तरह से इनका लैंड से और समुद्र की तरफ, गहराई की तरफ जाएंगे तो इस तरह से बंटवारा होता है। यानी कि देखो इधर से सबसे पहले समुद्र महाद्वीपीय मग्न तट, फिर मग्न ढाल, फिर महासागरीय मैदान, और फिर महासागरीय गर्त आते हैं, ठीक इस तरह से। मग्न तट क्या होते हैं देखते हैं। सागरीय तल में डूबा हुआ भाग, जिसकी औसत गहराई कितनी होती है? 100 फैदम, और एक फैदम में 6 फीट होते हैं, तो यानी 600 फीट लगभग। 600 फीट गहराई, ज़्यादा नहीं, ठीक है। अच्छा, फिर आता है मग्न ढाल, दूसरे नंबर पर मग्न ढाल। मग्न तट तथा महासागरीय मैदान, इनके बीच का भाग जो होता है वो मग्न तट है, मग्न ढाल है। जहाँ से, यानी कि जहाँ से ढलान शुरू होकर समाप्त होता है। ढलान शुरू हुआ और जहाँ से ढलान स्टार्ट हो गया, यानी मग्न तट के बाद ढलान शुरू हो जाता है, जहाँ से, वहाँ से लेके, और जहाँ मैदान आने तक ढलान बंद हो जाता है, उसको बोलते हैं मग्न ढाल। महासागरीय मैदान क्या है? गहराई लगभग 3,000, मतलब मैदान है, जैसे ऊपर मैदान होते हैं ना, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, इसी तरह से नीचे भी मैदान है, पानी के नीचे समुद्र में। इनकी गहराई लगभग 3,000 से 6,000 मीटर होती है। अच्छा, सैकड़ों किलोमीटर चौड़े तथा हजारों किलोमीटर लंबे हो सकते हैं। ये जो है सैकड़ों किलोमीटर चौड़े और हजारों किलोमीटर लंबे होते हैं। महासागर का 76% भाग, यानी कि टोटल महासागर का 76% भाग मैदानों के पास है। सबसे बड़ा क्षेत्र यही है, ठीक है। महासागरीय गर्त। गर्त क्या होती है? ये ट्रेंच बोलते हैं गर्त को। सबसे गहरे भाग हैं, मतलब किसके? महासागर के। महासागर के सबसे गहरे भाग लगभग 7% भाग को कवर करते हैं, और इनके ढाल जो है ना, खड़े होते हैं ऐसे ऐसे, इसको ट्रेंच। ये तो हो गई, जैसे रिज हो गई है, ऐसे होती है ट्रेंच, नीचे की तरफ ऐसे। ये सब पानी भरा है यहाँ पे, यहाँ पानी भरा है, यहाँ पानी भरा है, और यहाँ पे ऐसे ऐसे ट्रेंच बन गई, रिज, ट्रेंच बन गई, इसको बोलते हैं ट्रेंच, ठीक है। चलो,
स्थिति क्या है इनकी, प्राय तट के सहारे, मतलब ये क्या है, प्राय तट के सहारे पर्वतीय मेखलाओं में, पर्वत जहाँ होते हैं ना उसकी मेखलाओं में पाए जाते हैं। कभी कभी क्या है, द्वीपों के सहारे भी गर्त पाए जाते हैं। जैसे द्वीपों के सहारे कौन कौन से, चैलेंजर या मैरियाना ट्रंच पाई जाती है, गेंगा ट्रंच, इस तरह की है ना, ये द्वीपों के सहारे भी हैं। ज़्यादातर स्थिति इनकी तट के सहारे मिलती है, ठीक है। अन्य भाग भी होते हैं कुछ, जैसे कटक या रिज क्या होता है, समुद्री पर्वत या गुयाट। गुयाट क्या है, समतल शीर्ष वाले पर्वत। जैसे समुद्री पर्वत होते हैं ना, पर्वत देखे होंगे, 900 मीटर की ऊंचाई को पर्वत बोलते हैं, बाकी नहीं तो वो बोलते हैं, पहाड़ी बोलते हैं, ठीक है। तो समुद्री, समुद्र के अंदर जो पर्वत हैं वो, या गुयाट बोलते हैं, जिनका समतल, मतलब पर्वत है लेकिन उनका जो ऊपर वाला जो समतल है ना, शीर्ष जो है वो समतल होता है, इसलिए उनको गुयाट नाम दे दिया, गुयाट, ठीक है। तो ये उनके भाग हैं, ये रिज। यानी क्या होगा, समुद्र के नीचे भूकंपीय घटनाएं उधर भी होती रहती हैं समुद्र के नीचे। तो भूकंप निकलने से नीचे से जैसे ही इरप्शन होगा, तो वहाँ पे धीरे 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 करके ऐसे अ, ऊपर निकलता रहता है, मलबा निकलता रहेगा, तो ऊपर ऊपर वो बढ़ते जाएंगे, और इसी इन्हीं से रिज का यानी कि कटक का निर्माण होता है। यानी इस तरह से, जैसे ये है, यहाँ से भूकंप निकला और ये ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके लावा निकला, मैग्मा निकला, लावा बन उठ के यहाँ ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके ऊपर बनते जाएंगे, और ये इतने बड़े बन जाते हैं कि ये पानी से ऊपर भी निकल आते हैं, ठीक है। कभी कभी ये पानी से ऊपर भी निकल आते हैं भाई, इतने बड़े हो जाते हैं, ठीक। अच्छा, इसमें देखो कुछ उदाहरण देख लेते हैं। मध्य अटलांटिक रिज, मिड अटलांटिक रिज क्या बोलते हैं इसे, उत्तर में ये आइसलैंड, उत्तर में आइसलैंड से लेकर और दक्षिण में बोवेट द्वीप पड़ता है एक, वहाँ तक है, एस आकार का है। ये अटलांटिक में, मध्य अटलांटिक मतलब मिड अटलांटिक ओशियन रिज, एस आकार का है, इसका इस तरह का शेप है। और ये जगह 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 मतलब ऊपर वो निकले हुए हैं, समुद्र में रिज निकले हुए हैं। लंबाई कितनी है, 14,400 किलोमीटर भैया, 14,400 किलोमीटर लंबाई है। मध्य अटलांटिक रिज कहाँ पड़ेगा, अटलांटिक में, ठीक है, अटलांटिक महासागर में। सागर में जो इरप्शन के कारण इस तरह की आकृतियां बन जाती हैं, और ये ऊपर बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, इरप्शन होगा बढ़ती जाएंगी, तो इसी को बोलते हैं रिज, ठीक है। अच्छा, 90 ईस्ट रिज, या इसको ऐसे लिखते हैं 90 ईस्ट रिज, कहाँ पे, ये हिंद महासागर में। यही आता है कि ये कहाँ है, 90 ईस्ट रिज कहाँ पड़ेगा, हिंद महासागर में, 90 ईस्ट रिज हिंद महासागर में, यानी 90 डिग्री पूर्वी देशांतर के समीप है। और 17, इसका विस्तार कहाँ से है, 17 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 17 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 33 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है, ठीक। अच्छा, अब देखते हैं, 50 किलोमीटर लंबा है, मतलब 5 किलोमीटर, सॉरी, 5,000 किलोमीटर, 5,000 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और 200 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, ठीक है। मध्यवर्ती मुख्य कटक, ये कहाँ पड़ेगा, हिंद महासागर में, ये भी मध्यवर्ती, देखो 90 ईस्ट रिज, ये भी मध्य हिंद महासागर में। मध्यवर्ती मुख्य कष्ट कटक कहाँ है, ये भी कहाँ पे, हिंद महासागर में है। अच्छा, इसमें हिंद महासागर के उत्तर में प्रायद्वीपीय भारत के मगध तट के प्रारंभ में, बताया ना कहाँ होती है रिज, मध्यवर्ती मतलब रिज कहाँ होती है, कभी भी मगध तट के पास होती है, यानी प्रायद्वीपीय जहाँ जहाँ तट होते हैं ना उनके पास होती है। तो हिंद महासागर के उत्तर में प्रायद्वीपीय भारत के मगध तट से प्रारंभ होती है, प्रायद्वीपीय भारत का जो मगध तट है ना, वहाँ से इसका प्रारंभ होता है। अच्छा, चौड़ाई कितनी है, 320 किलोमीटर, प्रायद्वीपीय भारत के पास, इसकी प्रायद्वीपीय भारत के पास में 320 किलोमीटर की चौड़ाई है। इस भाग को, यही प्रायद्वीपीय भारत के पास जो भाग पड़ता है इसको क्या बोलते हैं, लकादीव चौगोस कहते हैं, लकादीव चौगोस कहते हैं। इसका पुनः दक्षिण की ओर विस्तार हो जाता है, दक्षिण की ओर पुनः ये विस्तार करता है। भूमध्य रेखा, अच्छा देखो, भूमध्य रेखा एवं उत्तर 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, मतलब भूमध्य रेखा एवं 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर नाम क्या बोलते हैं इसको, यही जो है लकादीप चैगोस जो है ना, इसी का भूमध्य रेखा और 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर नाम इसको चैगोस सेंट पॉल, चैगोस सेंट पॉल कहते हैं। यहाँ पर, अच्छा, जहाँ पर यह सागर ऊपर आ जाता है, मतलब सागर के जो ऊपर आ जाती है ना, बताया मैंने, कहीं कहीं ये निकल निकल के रप्शन के कारण सागर से ऊपर आ जाती हैं, वहाँ कई द्वीपों का निर्माण भी हुआ है। मतलब जब ये रिज ऊपर आ जाएंगी ना, कई जगह पे ऊपर आ जाती हैं सागर से, पानी से ऊपर आ जाती हैं, तो वहाँ पे द्वीपों का निर्माण हो जाता है। जैसे जैसे अब देखो, उत्तर से दक्षिण, मतलब हिंद महासागर के उत्तर से दक्षिण के द्वीप बता रहा हूँ मैं, कौन कौन से हैं, लकाद्वीप पढ़े थे ना अभी, लकाद्वीप, ये रहा लकाद्वीप, यहाँ पढ़े थे। लकाद्वीप सबसे नॉर्थ में, फिर उसके बाद मालदीव, मालदीव भी इसी तरह का रिज है,
इसी से निर्माण हुआ है। फिर चैगोस द्वीप, फिर न्यू एम्स्टर्डम द्वीप, सेंट पॉल द्वीप और कारगुलेन द्वीप। ये उत्तर से दक्षिण का उनका क्रम बताया है ना। ठीक है। अच्छा, डेटम रेखा क्या होती है देखो, फिर देख लो एक बार। लकाद्वीप, मालदीव, चैगोस द्वीप, न्यू एम्स्टर्डम द्वीप, सेंट पॉल, कारगुलेन द्वीप। ये नॉर्थ में, नॉर्थ टू साउथ इनका ऐसे द्वीप में है ये। ठीक है। ऊंचाइयों, देखो डेटम रेखा क्या है, ऊंचाइयों एवं गहराइयों की जांच रेखा। यानी क्या है, इस डेटम रेखा से कितना कोई भी क्षेत्र गहरा है और कितना ऊंचा है उसका निर्धारण किया जाता है डेटम रेखा से। ठीक है। पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकटतम बिंदु क्या है, आर्कटिक की तली पर। आर्कटिक की तली पर एक बिंदु पड़ता है, उसको वो पृथ्वी के सबसे निकट है। कितना दूरी पे है, 6553 किलोमीटर दूरी पर। ठीक है। जबकि मैरियाना ट्रेंच कितनी है, केंद्र से दूरी कितनी है, 6366 किलोमीटर। ठीक, ये और नज़दीक है। अच्छा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जल का वितरण बता रहा था मैं, अब इसको देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है जल वितरण। विश्व में जल का वितरण देखो, 97% खारा जल है भैया। जल तो बहुत है हमारे पास, 70% पूरी पृथ्वी के 70% पे, पूरे ग्लोब के 70% पे जल है। लेकिन उस 70% में जो है 97, उसको 100% मान लो, 97% तो खारा है, लवणीय जल है। और 3% केवल अलवणीय जल है, मतलब पीने योग्य पानी है। अच्छा, अब देखो वो 3% जो है उसका भी देख लो। उसमें 2.4% हिमनद तथा ध्रुवीय बर्फ है। मतलब 2.4% हिमनदें और ध्रुवीय बर्फ है जो उपयोग में नहीं है, हमारे उपयोग में आ ही नहीं रहे, है ना, हिमानी है। अच्छा, उसमें से केवल 0.6%, 0.6% उपयोग योग्य है। भैया उपयोग किया जा रहा है, इसका हम उपयोग कर रहे हैं ना। उपयोग तो हालांकि इनका भी हो सकता है, हिमनद और ध्रुवीय बर्फ का, लेकिन ये है ऐसी जगह पर उनका उपयोग ही नहीं है। जैसे बड़ी बड़ी हिमानी है ना, ग्लेशियर्स हैं, तो वहाँ पे है 0.06%, 0.6%, यानी 0.6% जल का ही हम उपयोग कर रहे हैं। अब देखो, यानी अलवणीय जल जो है कितना है, जितना भी अलवणीय जल है उसका बंटवारा कैसे है, 68.7%। देखो ये अलवणीय जल 3%, यानी 3%। अलवणीय जल कितना, 3%। इसका बंटवारा देखते हैं अभी। 3% का बंटवारा कैसे हो रहा है, इन 3% को पूरा 100 मान लिया हमने, तो उसमें से 68.7% ध्रुवीय बर्फ और छत्रक के रूप में, है ना। और उसमें से 0.3%, 0.63% जो हमारे सतह पे मिलता है ना, तालाब, कुएं, है ना, नहरें, ये सतही जल है। 3.3%। 0.9% अन्य आ जाते हैं, इसको बाद में ले लेंगे। लेकिन 30.1, यानी 30.1% भूमिगत जल, मतलब जो नलकूप वगैरह हम सब निकालते हैं ना, भूमि के अंदर कितना है, 30.1% जल भूमिगत जल है। 68.7% ध्रुवीय बर्फ और छत्रक वगैरह है ये, है ना। और ये 0.3% सतही जल, कुएं, तालाब वगैरह हो गए। और 0.9% में अन्य आ जाएगा। ठीक है, तो ये है जल का वितरण। तो ये एक बार देख लेना भाई, इससे क्वेश्चन बनते हैं बहुत, जल वितरण से क्वेश्चन बनते हैं। इसे आप जरूर एक बार देख लेना, है ना, कैसे कैसे जल का वितरण है, कितने % क्या है, इसको देख लेना। बाकी यही हमारा लेक्चर था, आशा है आपको पसंद आएगा। शेयर करिए इसको, लोगों को बताइए। ठीक है, थैंक यू सो मच।